ये आपस में सबसे पहले हम कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं। तो ये अपनी माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज सर्वर। कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं तो उसको हम उसकी ग्रेविटी को देखते हैं कि जी ये इसकी ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी मतलब वो माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज। किसका है ऑन? सर्वर भाई माइक ऑफ करना। सर्वर। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है कि वहाँ पे ग्रेविटी क्या है, जीनोसाइड क्या है, किस तरह से आप एक पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है उसको रिमूव करें, वहाँ से हटा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब भी हम किसी कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो उसकी चार मेजर रीज़न हो सकती हैं। पहली रीज़न उसमें होती है कि आपके पास कि इसकी पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या है। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान और इंडिया का देखते हैं तो इसमें पॉलिटिक्स कहाँ पे इन्वॉल्व है। अब पॉलिटिक्स को देखने के लिए हमारे पास थ्री प्राइमरी लेवल्स होते हैं। एक इंटरनेशनल लेवल होता है, फिर स्टेट लेवल होता है, फिर आपका सोसाइटी में पॉलिटिक्स होती है। फॉर एग्जांपल आज अगर हम कहते हैं कि पैलेस्टाइन इसराइल को हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारी पॉलिटिक्स की नेचर चेंज होगी। आज अगर हम कहते हैं कि कश्मीर को रिजॉल्व किए बगैर हम इंडिया से ताल्लुकात बहाल करते हैं तो ना तो इंडिया के फेवर में ये है और ना ही आपके पास, ठीक है, जो पाकिस्तान के फेवर में है। सो इस तरह जब हम देखते हैं फिर आता है इकोनॉमिक, आता है कि जो अच्छा इसके साथ इकोनॉमिक फैक्टर्स तो नहीं है। अब जैसे पाकिस्तान और इंडिया का अगर हम वाटर इशू देखते हैं तो उसमें एक वन ऑफ द प्राइमरी रीज़न इज़ इकोनॉमिक फैक्टर्स, कि वहाँ पे जो इकोनॉमी है, कि एग्रीकल्चरल जो डिपेंडेंसी है इन बोथ ऑफ द कंट्रीज़, के पानी ऊपर से आ रहा है। कश्मीर में अगर पाकिस्तान जाता है या पाकिस्तान के पास सारा जाता है तो उससे क्या होगा कि पाकिस्तान को वाटर पे कंट्रोल आ जाएगा, एंड वाटर इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एनी एग्रेरियन कंट्री। फिर तीसरा उसका आता है आपके पास रिलीजियस एस्पेक्ट। रिलीजियस एस्पेक्ट तीसरा इस वजह से मैंने कहा क्योंकि आपके पास जो रिलीजियस है उसको हमेशा कवर के तौर पे यूज़ किया जाता है। अब कवर किस तरह से होता है कि आप फॉर एग्जांपल, अब नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज़ क्या है कि आपके पास इकोनॉमी है, उसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, देन कुछ इंटरनेशनल आपके पास ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको ड्राइव करते हैं। बट उसको क्या किया जाता है, फिर हिंदू वर्सेस मुस्लिम एक डिबेट बना के पेश किया जाता है। अब क्या होता है कि जब भी आपके पास कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसमें दो पार्टीज होती हैं। एक पार्टी क्या होती है कि यूजली पावरफुल होती है और एक आपके पास वीक होती है। दूसरी साइड पे, सॉरी, आपके पास ये भी होता है कि दोनों पार्टीज बराबर होती हैं, जैसे रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस में, जो हम करंट अफेयर में भी जाके उसका एनालिसिस करेंगे। तीसरा ये सिनेरियो हो सकता है कि आपके पास प्रॉक्सी टाइप जंग लड़ी जा रही हो, कि जहाँ पे एक साइड पे आपके पास एक पार्टी लड़ रही है, जैसे अफगानिस्तान में जंग चल रही थी। अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो वो तो थी बिटवीन रशिया एंड अमेरिका, बट ऑन द ग्राउंड लेवल यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज इन्वॉल्व थी जो उनके बिहाफ पे लड़ रही थी। तो इसमें ये होता है कि आपके पास, जब हमने देखा या जब हम इस कॉन्फ्लिक्ट को स्टडी करते हैं तो आपके पास एक जो मेजर आउटकम उसका निकलता है वो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं या तो इंटरनेशनली एजेंडा ड्रिवन होते हैं, वन। सेकेंडली उनकी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक नेचर होती है। फोर्थली क्या होता है कि उसको आइडियोलॉजिकल एक रंग दिया जाता है। सो कमिंग टू द आवर मेन टॉपिक, अगर हम इस पे देखते हैं तो आपके पास जो पैलेस्टाइनियन इशू है ये एक मल्टी फेसेटेड इशू है। मल्टी फेसेटेड मतलब होता है कि जिसके कई डायनामिक्स होते हैं। अब डायनामिक ये है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जूडाइज्म आया। अब जूडाइज्म आया आता कहाँ से है, पैलेस्ताइन में। जो आपके पास जेरूशलम है वहाँ पे एक टेम्पल था, टेम्पल माउंट उसे कहा जाता है। वहाँ से कहते हैं कि हज़रत मूसा जो ये पूरी आपके पास ज्यूइज्म निकलता है। फिर उसके बाद आपके पास सेकेंडली क्या होता है कि दूसरा रिलीजन क्रिश्चियनिटी आ जाता है। अब क्रिश्चियनिटी वाले ये कहते हैं कि हमारे से जो पहले वाला रिलीजन है वो डिस्कार्ड हो गया है, यानी उसकी रेलेवेंसी नहीं रही। ट्रू वर्सेस फॉल्स रिलीजन की एक डिबेट आती है। तो बस दूसरा उन्होंने कहा कि जो जीसस को क्रूसिफाई किया था वो ज्यूज ने किया था। सो उनके दरमियान जंग लड़ना स्टार्ट हो जाती है। फिर अराउंड 7th सेंचुरी आपके पास इस्लाम आ जाता है। इस्लाम में पहला जो हमारा एक मस्जिद जो अक्सा थी वो हमारे लिए खाना काबा की जगह पे थी। सो वहाँ से क्या हुआ कि फिर इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम और उसके बाद पूरी एक जो चलती है वो वहाँ से निकलती है।
फिर उस पे आपने क्रूसेड्स का नाम, सलीबी जंगों का नाम सुना होगा, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी। ठीक है, वो उनके दरमियान एक जंग लगती है कि अच्छा जी हमें इसका स्ट्रांग होल्ड चाहिए। अब ये मसला, ये पॉइंट ये आता है जिसको हम आगे डिटेल में भी देखेंगे कि इस पे स्ट्रांग होल्ड क्यों चाहिए। अगर आप मैप पे पैलेस्टाइन को देखते हैं या वो जो एरिया इसराइल वाला देखते हैं, तो दिस इज सेंटर टू मेनी कंट्रीज। लाइक एक साइड पे देखें आप, सीरिया है, एक साइड पे इजिप्ट है, फिर लेबनान है, फिर जॉर्डन है, फिर इराक है। यानी दिस इज दैट साइड ऑफ दिस मिडल ईस्ट कि जहां से आप पूरे रीजन पे कंट्रोल कर सकते हैं। अब रीजन पे आपने कंट्रोल कर लिया तो आप अल्टीमेटली अफ्रीका पे जा रहे हैं। अफ्रीका से आप अगर एक्सटेंड करते हैं तो पूरा इंडियन ओशन आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं। सो जिस तरह हम दुनिया को अगर आप मैप पे देखें ना, तो इसके कुछ सेंटर्स हैं। जैसे रशिया और यूरोप वाला जो साइड है, वहाँ पे यूरोप आपके पास सेंटर है। ये यूक्रेन वाला जो पार्ट है, जो यूरोप और रशिया के दरमियान में बनता है, वो सेंटर है। फिर यहाँ पे आप देखें तो पाकिस्तान और इंडिया सेंटर है। ठीक है, क्योंकि दे आर द गेट वे टू द इंडियन ओशन। फिर चाइना के साथ ताइवान सेंटर है, फिर दूसरी साइड पे है। तो यानी जब आप मैप को इस तरह से डाइसेक्ट करते हैं तो आपको ग्लोबल पॉलिटिक्स समझ आ जाती है। सो नाउ कमिंग बैक टू द मिडल ईस्ट, यहाँ पे आपके पास सबसे पहला जो मेजर इशू है वो है कंट्रोल। कि हमें कंट्रोल चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल करना है हमने यहाँ पे, जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसको हमने कंट्रोल करना है। सो इसराइल आता है, इसराइल फिर उसके बाद, खैर हम बात कर रहे थे ओटोमन आते हैं, फिर उसके बाद ओटोमन मुसलमान आ जाते हैं, फिर दोबारा माइग्रेशन स्टार्ट होती है ज्यूज़ की, ज्यूज़ को मारा जाता है, होलोकास्ट होता है, तो वो अपनी एक स्टेट बना लेते हैं। अभी अगर हम ग्रेविटी को देखें, जो आप अपना जब भी इंट्रोडक्शन लिखेंगे किसी भी क्वेश्चन का, तो उसमें आप ये चीज़ें लाजमी ऐड करें कि रीसेंट फैक्ट्स एंड फिगर से बात करें। सबसे पहले आपके पास अभी तक 42,000 जो है वो पैलेस्टीनियन मारे जा चुके हैं। ठीक है, जिसमें 13,300 बच्चे हैं। 97,000 आपके पास पैलेस्टीनियन इंजर्ड है। और 90% विच अकाउंट फॉर 1.9 मिलियन पैलेस्टीनियंस, दे आर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, और ये किसकी रिपोर्ट है आपके पास? एमनेस्टी इंटरनेशनल की। इस साइड पे अगर आप देखते हैं तो आप 2023 में 2-3 माह, यानी ये अगस्त में थी और फिर आपके पास अक्टूबर में, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह इनके दरमियान जो विजिबल डिस्प्लेसमेंट है। अब देखें इसकी स्टेटमेंट्स क्या हैं आपके पास। सबसे पहले आपके पास डी ह्यूमनाइजिंग स्टेटमेंट्स हैं। 102 स्टेटमेंट्स ऐसी आई हैं इसराइली ऑफिशियल्स की तरफ से, जिन्होंने जो पैलेस्टीनियन पे जस्टिफिकेशन दी है अट्रॉसिटीज़ की। 15 एयर स्ट्राइक्स आई हैं, किल्ड 334 सिविलियन इंक्लूडिंग 141 चिल्ड्रन। फिर उसके बाद उन्होंने डेलिबरेट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिनाइल ऑफ एड है। अब हिस्टोरिकल अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो आपके पास, अगर आप बेनी मॉरिस की एक बुक है हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट अरब इसराइल वॉर, ठीक है, उसमें वो देता है कि आपके पास जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस सारे सिनेरियो से पहले, जब आपके पास वर्ल्ड वॉर 1 एंड होती है, तो उसके बाद ये स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद कैसे स्टार्ट होता है? वो कहता है कि आपके पास 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन आती है। वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एक साइड पे थे, एक साइड पे आपके पास यूएस था, एक साइड पे आपके पास बरतानिया था, फिर उसके बाद रशिया था। सो आपके पास क्या था कि ये जो सारा सिनेरियो है उसमें ऑटोमन अम्पायर जो है वो हार जाता है, यानी टर्की हार जाता है। तो फिर उसके बाद ऑटोमन अम्पायर उस टाइम पे अफ्रीका में था, इसराइल, ये पैलेस्टाइन, सीरिया, इजिप्ट, ये सारा का सारा जो एरिया था, दैट वाज अंडर देयर कमांड। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इसको स्प्लिट करते हैं। अब स्प्लिट किस तरह से करते हैं? कि हम इसको डिफरेंट, जो जैसे फ्रांस था, फ्रांस को मिल गया, जॉर्डन का मिल गया, सीरिया वाला इलाका मिल गया, ये वाला एरिया जो है वो इंग्लैंड के पास आ गया। अब जब इंग्लैंड के पास आया तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ज्यूज के साथ एक एग्रीमेंट किया, जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 में उन्होंने कहा कि आप हमें सपोर्ट दो, विल गिव यू लैंड इन
पैलेस्टाइन। जब उन्होंने लैंड दी तो वहाँ पे उन्होंने ज्यूज़ की सेटलमेंट्स को अलाउ कर दिया, और फिर 1931 में जब आपके पास होलोकास्ट होता है जिसमें हिटलर जो है वो ज्यूज़ को मारता है यूरोप में, बड़े बड़े कैंप्स में डाल के उनको आग लगा देता है, तो वहाँ से ज्यूज़ की माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है ऑन अ लार्ज स्केल। thousands of hundreds and thousands of Jews started migrating there। तो वहाँ पे जो अरब्स रह रहे थे और इनके दरमियान क्या होना स्टार्ट होगी, जंग लड़ना स्टार्ट होगी, सिविल वॉर जिसे हम कहते हैं वो स्टार्ट हो गई। तो 1945 में इन्होंने ये मामला जो है, जब यूएन बन जाती है तो यूएन को दिया इंग्लैंड वालों ने, और उसने रेजोल्यूशन नंबर 181 के थ्रू इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया दो हिस्सों में। ठीक है। सो 100 ईयर्स आपके पास क्या है कि एक 100 ईयर वॉर है, जिसमें राशिद खालिदी जो है वो ऑफर्स पैलेस्टीनियन पर्सपेक्टिव, कि उनका ये पर्सपेक्टिव है कि हम वी आर नेटिव वन। ठीक है। नेटिव्स हम यहाँ पे रह रहे थे, हमारी ये लैंड है, वी बिलोंग टू दिस लैंड। जो 1948 में पहली वॉर होती है जिसको नाकबा भी कहा जाता है, जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, तो उन्होंने क्या किया कि इसराइल ने आपके पास एक आयरन वॉल क्रिएट की है, यानी वेस्ट बैंक को, गजा स्ट्रिप को, जो मैं आगे अभी आपको बताता हूँ, उसको इन्होंने आपस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। और उस डिवीजन में ये क्या कर रहे हैं कि उसको बेनिफिट ले रहे हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो ये है, इसका ऑटोमन एरा था जिसमें मुस्लिम अरब पॉपुलेशन थी विद क्रिश्चियन एंड ज्यूश, जिसमें आपके पास एग्रेरियन और वो एक्सपेंशन थी। फिर उसके बाद वर्ल्ड वार 1 आती है, जिस पे डिटेल में मैंने आपसे बात की है कि आपके पास नेशनल होम फॉर द ज्यूज़, उस पे बात की जाती है। फिर उसके बाद अरब इंडिपेंडेंस है, लीग ऑफ नेशन जो है, granted Britain the mandate of Palestine, tension rose as Jews immigration to the Palestine। फिर आपके पास 1947 में क्रिएशन ऑफ इसराइल होता है, और आपके पास क्या होता है कि वहाँ पे 1948 में स्टेट ऑफ इसराइल जो है उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो डिक्लेयर कर दी। और उसके बाद क्या था कि 6 डे वॉर होती है, जिसको फिर इंक्लूडिंग द वेस्ट, जिसमें वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, ईस्ट यरूशलेम और गुलान हाइट्स जो हैं वो चली जाती हैं किसके पास, इसराइल के पास चली जाती हैं। और उसके बाद मिलिट्री ऑक्यूपेशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, फिर उसके बाद डिफरेंट अकॉर्ड्स होते हैं, और उसके बाद टू अपराइजिंग, टू इंतफादास। इंतफादा मतलब होता है कि जो पैलेस्टीनियन है उनका राइज अगेंस्ट द इजरायली पीपल। ये जी कुछ ब्रॉड आपके पास जो कॉजेज ऑफ पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट हैं, कि सबसे पहले क्या है कि हिस्टोरिकल क्लेम्स टू द लैंड है, कि आपके पास वो कहते हैं कि दिस इज़ आवर एंसेस्ट्रल होमलैंड बेस्ड ऑन द बिब्लिकल नैरेटिव्स एंड हिस्टोरिकल प्रेजेंस। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, कलोनियल लेगेसी है, कि आपके पास कलोनियल लेगेसी, मैंने जिस तरह आपको बताया कि ब्रिटेन जो है वो जिस तरह कश्मीर को छोड़ के चला गया था, वो उसको छोड़ के चला गया। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा इसमें जियोनिज्म एंड अरब नेशनलिज्म है, कि एक साइड पे ज्यूज हैं और दूसरी साइड पे आपके पास क्या है कि मुस्लिम्स हैं। सो जो ज्यूज हैं वो जियोनिज्म को कहते हैं, और उसके बाद जो ज्यूश हैं, सॉरी मुस्लिम्स हैं, वो अरब नेशनलिज्म पे बात करते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके पास आता है जी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिफ्यूजीज, कि जो नाकबा के बाद वहाँ पे पॉपुलेशन को डिस्प्लेस किया गया, उसके बाद क्या हुआ कि उनको कैंप्स में रखा गया। फिर अभी जैसे मैंने आपको स्टार्ट में जो उसके स्टैट्स बताए हैं कि पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 1.9 मिलियन जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको डिस्प्लोस डिस्प्लेस किया गया है। फिर इसलिए इसराइल ने क्या किया है, उसने वेस्ट बैंक हो गया, गजा स्ट्रिप, ईस्ट जेरूशलम, वहाँ पे अपनी सेटलमेंट्स को बढ़ा दिया है। और वहाँ पे क्या हुआ है कि आपके पास जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हो रही है, एक टर्म लिखें, जिनीवा कन्वेंशन 1948। उसमें यह था कि आप जब एक डिस्प्यूटेड लैंड में जाते हैं तो वहाँ पे आप कोई सेटलमेंट नहीं कर सकते, विच ऑल्सो अप्लाइज टू द केस ऑफ कश्मीर। कि कश्मीर के केस में भी वो आपके पास क्या होता है, अप्लाई होता है, कि उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक किया, जिसका मतलब ये था कि आप यहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं कर सकते। तो उन्होंने वहाँ पे वो करना स्टार्ट कर दिया है। फिर रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, फिर एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट है, कि जिसमें यूनाइटेड स्टेट जो है वो इसको सपोर्ट करता है पॉलिटिकली, मिलिटरीली, फाइनेंशियली। और उसके बाद जैसे हिजबुल्लाह है, हमास है। फिर पीस प्रोसेसेस जो हैं वो आपके पास फेल हुए हैं, जिसमें ओस्लो अकॉर्ड है 1993 का,
कैंप डेविड अकॉर्ड है, ड्यू टू द डिसएग्रीमेंट्स ओवर बॉर्डर्स, कि यानी अब जो वहाँ पे सेटलमेंट हो चुकी हैं उनको किस तरह ये वापस करेंगे या किस तरह आप ओरिजिनल स्टेट में लेके आएंगे, दैट इज़ अ बिगर क्वेश्चन। यहाँ तक जी समझ आ गया? जैनब बताओ क्या समझ आया अभी तक? जैनब बताएं सर क्या समझ आया? जी जी सर, मैं बताने लगी हूँ। सर, सबसे पहले आपने वर्ल्ड वॉर वन की थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया है। उसके बाद फिर आपने इश्यूज बताए हैं जो लीड किए थे पैलेस्टाइन के, क्या उसको कहते हैं, जो भी कब्जा वगैरह है वो। और अब आप कॉजेज बता रहे हैं कि पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ था। सारे आपने एक्सप्लेन किए हैं। ख्याल है। उसके बाद ये यूएन की रेजोल्यूशन है 181 है, सबसे पहले 1948 में आई थी, जिसमें डिवाइडेड पैलेस्टाइन इनटू टू सेपरेट ज्यूश एंड अरब स्टेट्स, जिसमें आपके पास जो इसराइल है उसने एक्सेप्ट कर लिया था, बट अरब स्टेट ने उसको क्या किया, आपके पास एक्सेप्ट नहीं किया। फिर 194 आती है, 323 36 है, 69 है आपके पास, ये जनरल असम्बली की रेजोल्यूशन है। उसके साथ साथ आपके पास सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है, जिसमें 242 है, 338 है, जो डिफरेंट वॉर्स के बाद आई हैं। फिर 446 है, 478 है, और आपके साथ 1322 है, 2334 है। सो ये क्या है कि आपके पास जो यूएन की जनरल असेंबली की आती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती, मतलब वो जस्ट एक जैसे इकट्ठे होके वो कहते हैं कि आपके पास मिलते हैं। वाइल ऑन द अदर हैंड जो सिक्योरिटी काउंसिल की हैं वो आपके पास क्या होती हैं, बाइंडिंग होती हैं। ठीक है जी, सिक्योरिटी काउंसिल में वो पास किया जाता है, बट उसको भी कम ही मानते हैं, क्योंकि यूएन पे सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी यही किया जाता है कि जी ये वो आपके पास उस तरह से उतनी इफेक्टिव बॉडी नहीं है ये। उसके बाद इजरायली ऑपोजिशन है जी, यूएस जो है वो वीटो कर देता है, एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है, रीजनल एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स है, और दोनों साइड पे डिस्ट्रस्ट है, जिसकी वजह से वो आपके पास इसको बात आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? अच्छा जी, सबसे अब इसमें जो बड़ा एक आता है कि अब इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है जी, इसमें एक रिसर्च पेपर लिखा था डेनिस रोज ने। उसने कहा कि आपके पास जो टू स्टेट सोल्यूशन है वो किस तरह से हो सकता है या इसका फ्यूचर क्या है। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा कि सबसे पहले अगर हम टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं तो पहला जो बिगर क्वेश्चन है कि जो सेटलमेंट्स इसराइल ने की हैं या वहां से मूवमेंट हो चुकी है उसको अनडू कैसे करना है, पहली चीज। दूसरी चीज आपके पास ये आती है कि जो माइग्रेट हो चुके हैं या दूसरे मुल्कों में पैलेस्टीनियन जा चुके हैं वो किस तरह से जाएंगे। देन द बॉर्डर जो है वो किस तरह से डिवाइड होंगे। फिर उसके बाद जिनीवा का जो एक था जिसमें यूजाई बैलन है, जिसमें उसने बताया कि किस तरह से आप इस रोड मैप को लेके आगे चल सकते हैं। अब क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन है, जिसमें एडवर्ड सैड जो है जिसने आपके पास ओरिएंटलिज्म पे बात की है, उसने कहा कि ह्यूमन राइट और जस्टिस पैलेस्टीनियन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, और उस जो क्रिटिकल स्ट्रगल है उसको हमने
लेजिटिमाइज करना है। फिर पैलेस्टाइन क्या लेजिटिमेसी ऑफ होप, कि उनको होप देना देना भी आपके पास ज़रूरी है। फिर उसके बाद रीजनल एंड जियो पोलिटिकल डायमेंशंस हैं, कि आपके पास ये डिफरेंट, मैंने राइटर्स के भी आपके पास नाम लिखे हैं जिसके थ्रू आप रेफरेंस भी दे सकते हैं, कि यानी यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा आपके पास एरिया है, ठीक है, मिडल ईस्ट पूरा एरिया है, इसमें ईरान है, सऊदी अरेबिया है, इसमें आपके पास यूएस का रोल है, इसराइल है, देन उसके बाद यूएई है, देन उसके बाद रशिया यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे आपके पास चाइना ने ईरान के साथ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। सो दैट इज़ वाई दिस हैज़ बिकम रियली कॉम्प्लेक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैलेस्टाइन इशू। अब इसमें कुछ मेजर उन्होंने बातें की हैं, कि जैसे गजा स्ट्रिप जो है, या फिर इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना, पहला वो क्या क्या डिफरेंट जो राइटर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि हमें इसको फेज्ड प्रोसेस में लेके आना पड़ेगा, कि अगर हमने इस कॉन्फ्लिक्ट को समझना है या इसको हमने रिजॉल्व करना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि आपके पास कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी हैं जिसके थ्रू हम इसको रीस्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज हैं, देन उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉन्फ्लिक्ट है, फिर उसके बाद गजा स्टेप की इंटीग्रेशन है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जॉइंट पीस इनिशिएटिव लेके आ सकते हैं, फिर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व कर सकते हैं, लोकल कम्युनिटी इंगेजमेंट कर सकते हैं आप। फिर इसराइल का जो नैरेटिव है, पैलेस्टीनियन नैरेटिव है, और इंटरनेशनल व्यू पॉइंट्स हैं, इनको भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। और रोल ऑफ इंटरनेशनल लॉ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि यूएन की रेजोल्यूशन लेके आए, ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ ले जो है उनको अप्लाई करें, फिर लीगल प्रेसिडेंट्स लेके आए, ठीक है। लेकिन बैरियर्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ किस तरह से आपके पास है। ये आप देखें जी, कॉन्फ्लिक्ट के जो डेली लाइफ पे इम्पेक्ट है, कि आपके पास इस टाइम पे वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में 44.8 मिलियन लोग मौजूद हैं। 9 मिलियन आपकी इजरायली पॉपुलेशन हो चुकी है, ऑलमोस्ट डबल देन दिस। 5,000 कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, 60% अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे, ठीक है जी। फिर एक कलेक्टिव ट्रॉमा है, आइडेंटिटी और नैरेटिव है, जिसमें आपके पास डिफरेंट साइकोलॉजिकल बैरियर्स वहाँ पे मौजूद हैं। फिर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की बात की जाती है, कि आपके पास किस तरह से आप इकोनॉमिकली इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम हेयर, जिस बैकग्राउंड को जब आप अपने माइंड में रखते हैं, तो आपके पास एक एक्सटर्नल एक्टर्स का रोल इसमें स्टार्ट हो जाता है, कि आप यूनाइटेड स्टेट जो है वो क्या मीडिएटर है या फिर एलाई है इसराइल का, ठीक है। फिर आपके पास जो यूरोपियन यूनियन है, वो क्या कर रहा है इसमें रोल, अरब स्टेट्स कहाँ पे हैं, ओआईसी कहाँ पे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन क्या है, अरब लीग कहाँ पे है आपके पास, फिर यूनाइटेड नेशन यहाँ पे क्या कर रहा है। तो ये मैंने आपको चार लेंसेज प्रोवाइड किए हैं, कि आप दो लेंसेज से देखेंगे, कि एक, कि इंटरनेशनल जो बॉडीज, इंटरनेशनल जो एक्टर्स हैं प्लस बॉडीज, जैसे यूएस है, रशिया है, उसके बाद चाइना है, देन उसके बाद यूएन है, देन उसके बाद जो आपके पास लोकल कंट्रीज हैं, वो किस तरह से आपके पास इसको कर रही हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास लोकल ऑर्गेनाइज रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को आप देख लें। फिर इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 2000 में कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था। कैंप डेविड बेसिकली एक प्लेस है इन द इन इन द यूएस, यहाँ पे पैलेस्टीनियन और अरब जो लीडरशिप है उसको यहाँ पे लेके आए थे। तो उसके बाद जो अभी प्रेसिडेंट है वहाँ पे, जैसे प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है, उसकी अपनी पॉलिटिक्स है वहाँ पे, और वो लड़ी इस एक कोalition बेस्ड है, जिस लड़ी इस बेस पे इलेक्शन रहा है, कि हाँ, मैं पैलेस्टाइन में जो है, जो पूरे का पूरा एरिया उसको ओवरटेक करूंगा। सो जो टू स्टेट सोल्यूशन है वो भी अब आपके पास कम हो रहा है। जैसे मैं आपको ये, अब देखें ज़रा, इस मैप को गौर से देखें। अब ये आपके पास क्या है, कि पूरा इसराइल है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये नीचे आ रहा है आपके पास, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये गाज़ा स्ट्रिप है, ठीक है। अब इस गाज़ा स्ट्रिप में यहाँ पे आपके पास क्या है, हमास, ठीक है, जो 1987 में बनती है, ठीक है। ये वेस्ट बैंक है, और ये वेस्ट बैंक आपके पास किसके पास है, पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। फिर यहाँ पे क्या है, ये आपके पास जॉर्डन है, और ये इसराइल है। अब ये एरिया देखें, कि आपके पास ये पूरा का पूरा इससे इसके साथ ये आपस में जॉइंटेड ही नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे पूरा का पूरा इन इस सीरिया में यहाँ पे आपके पास देखें, अभी जो बशारुल असद वाली सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसमें अब
इसराइल ने इस साइड में मूव करना स्टार्ट कर दिया है, अपनी फोर्सेस को मूव किया है। फिर लेबनान में देखें, जैसे वो कहते हैं ना, केओस इज द लैडर। तो यहाँ से इसराइल के लिए इतना, जितना ज़्यादा केओस होगा, जितनी आप देखें ना, अगर यहाँ पे सीरिया स्टेबलाइज है, जॉर्डन है, नीचे इजिप्ट अगर स्टेबलाइज है, तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे अनारकी वो चाहते हैं हो, ठीक है। फिर यहाँ पे उन्होंने सेटलमेंट्स यहाँ पे भी कर ली हैं, सिर्फ पैलेस्टीनियन जो है वो यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास यरूशलेम है जो उनके पास है। सो आपके पास क्या है कि ये पूरा इतना, ये मैप लाजमी बनाइएगा कि इसको ये देखें, आपके पास ऊपर हाईलाइट भी किया हुआ है किस तरह से ये आपके पास पूरा कॉम्प्लेक्स बन चुका है। 1970 में पीएलओ और उसके दरमियान होती हैं, फिर 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स होते हैं, जिसमें पीएलओ जो यहाँ पे आपके पास मौजूद है। अब यहाँ पे देखें ना, तीन एक्टर्स हो गए, ये हमास है, ये पीएलओ है, ये इसराइल है। तो ये पीएलओ इसराइल को रिकग्नाइज करता है, हमास रिकग्नाइज ही नहीं करता। हमास वन स्टेट सोल्यूशन को करता है, इसराइल जो है, सॉरी, पीएलओ कहता है कि ठीक है, टू स्टेट सोल्यूशन को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो इन दैट वे इट हैज़ बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मेजोरिटी जो है आपके पास बहुत टू स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करती है। फिर ये उसका कुछ आपके पास डाटा है। अब विजनरी लीडरशिप, प्रैग्मेटिक अप्रोच और एक इंटीग्रेटिव स्ट्रेटजी और रिकंसिलिएशन की ज़रूरत है, कि जैसे हम जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल लेके आ सकते हैं कि नेशनल नेशनल आइडेंटिटी, और उसको क्या करें कि आप हिस्टोरिक एक कंप्रोमाइज़ की तरफ जाएं, कॉमन फ्यूचर और जो पीस है उसको बिल्ड करें, जिसमें आपके पास जो बॉर्डर्स हैं 1947 से पहले वाली जो लाइंस हैं वहाँ पे लेके आएँ। और उसके बाद जेरूशलम जो है उसको टू स्टेट, दोनों का कैपिटल आप रखें। ज्यूश नेबर्सहुड जो है वो इसराइली सॉवरेनिटी की तरफ जाएं। ये उसके बाद अरब जो नेबर्सहुड है पैलेस्टीनियन सॉवरेनिटी की तरफ जाएं। जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर सिक्योरिटी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और म्यूनसिपल सर्विसेज करें। फिर उसके बाद सेटलमेंट ऑफ रेफ्यूजीज़ करें। फिर उसके बाद पीस की तरफ जाएं, जस्टिस लेके आएँ, एक कॉमन फ्यूचर आप डेवलप करें, और जो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल हो, रीजनल डेवलपमेंट हो, उसमें स्टेबल पीस और रिकन्सिलिएशन हो। अब इसमें आपके पास क्या है कि एक कंट्री टू स्टेट सोल्यूशन भी आप लेके आ सकते हैं, कि आपके पास क्या है कि अपनी जो दोनों साइड पे लोग रह रहे हैं वो क्या करें कि बोथ पीपल्स मेंटेन अटैचमेंट टू द एंटायर लैंड वाइल क्लेमिंग स्टेट हुड ओवर देयर पार्ट। यानी उनको वो फ्री मूव हो, उनके पास दो आप आइडेंटिटी कार्ड भी बना सकते हैं, उसमें आप फ्री मूवमेंट करें, कि आपके पास अप्रिशिएट करें बॉर्डर्स को विदाउट थ्रेटनिंग द अदर सोवरेनिटी। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ हैं, कि आप जो लैंड है एज अ यूनिट के तौर पे करें, बेनिफिटिंग ईच स्टेट एंड कंट्री एज अ होल। अब की टेक अवेज क्या है कि आपके पास कंप्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, एक मल्टी फेसेटेड की अप्रोच है, ग्रास रूट लेवल की इन्वॉल्वमेंट है, और कंटिन्यू करना चाहिए कि हमें डायलॉग किस तरह लेके आ सकते हैं, कि पीपल टू पीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जिनीवा इनिशिएटिव्स होता है, कि उसके बाद इंटरेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है, इंजेक्टिंग आइडिया इनटू पॉलिटिकल डिबेट, आप उसको रीशेप करें। जैसे आपके रिकग्निशन का इशू किस तरह से सॉल्व हो सकता है, कि रिकग्निशन ऑफ रियल स्टेट ऑफ ज्यूश पीपल एज प्री कंडीशन फॉर candidates contradicts Palestinian narrative implication for refugees and Arab citizens of Israel। अब इसमें क्या है कि म्यूचुअल रिकग्निशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फुल रेसिप्रोसिटी, कि दोनों एक दूसरे को क्या करें, एक्सेप्ट कर लें। एड्रेसिंग रिफ्यूजीज इश्यूज और कमिटमेंट टू द इक्वल राइट्स फॉर सिटीजन, कि हम एक दूसरे के राइट्स को भी करेंगे बिकॉज दैट इज इन द फेवर ऑफ बोथ, ठीक है। और आपके पास इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, विजनरी लीडरशिप चाहिए होगी, सिविल सोसाइटी की सपोर्ट चाहिए होगी, पब्लिक सपोर्ट चाहिए होगी, प्रिंसिपल पीस को जो है वो चाहिए होगा। यहाँ तक जी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कल हम इंशाल्लाह कश्मीर करेंगे और उसके बाद हम इन दोनों का कंपैरिजन कर लें। जैनब, अफजल, नूब। एनी क्वेश्चन जी? चले, बेहतरीन, ये स्लाइड शेयर करवा देता हूँ आपको। थैंक यू जी।